Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. In our last class, we completed Unit 1, Wit and Wisdom, and today we are moving forward to Unit 2, Values and Disposition. So before we begin, don't forget to like, share, and subscribe to this channel so that more students can benefit from these lessons. So यूनिट 2 का जो टाइटल है वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो शब्द हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है हमारी लाइफ में. वैल्यूज़ बेसिकली द मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड आवर बिहेवियर. वैल्यूज़ हमारी लाइफ को, हमारे बिहेवियर को गाइड करती है, जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट. डिस्पोजिशन का मतलब होता है, दिस टर्म एक्चुअली रेफर्स टू अ पर्सन्स नेचुरल एटीट्यूड. किसी इंसान का जो नेचुरल एटीट्यूड होता है, उसका कैरेक्टर होता है, और द वे इन विच ही और शी रिएक्ट्स टू द सिचुएशन, दैट इज़ डिस्पोजिशन. तो वैल्यूज़ बेसिकली हमारा बिहेवियर का गाइडेंस है. मतलब ये मॉरल प्रिंसिपल्स है जिसके अकॉर्डिंग हमें अपना बिहेवियर रखना चाहिए, जैसे ऑनेस्टी, करेज, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट. और डिस्पोजिशन ये किसी इंसान का नेचुरल एटीट्यूड होता है, उसका कैरेक्टर होता है, और वो किस तरह से पर्टिकुलर सिचुएशन से बिहेव करता है, दैट इज़ डिस्पोजिशन. सो टुगेदर वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशन टीच अस हाउ गुड प्रिंसिपल्स एंड राइट एटीट्यूड शेप अ स्ट्रॉन्ग एंड एडमिरेबल पर्सनैलिटी. सो इस यूनिट में पहली जो कहानी है ये है अ टेल ऑफ वेलोर. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी ऑफ यूनिट 2, अ टेल ऑफ वेलोर. दिस इज़ अ ब्रेव एंड इंस्पायरिंग स्टोरी. तो ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, करेज के बारे में है. ये स्टोरी हाईलाइट करती है कुछ क्वालिटीज़ को, जो जो क्वालिटीज़ हैं करेज और लॉयल्टी. करेज बेसिकली होता है, ये एक ऐसी फीलिंग होती है जो हमारे अंदर हमें ब्रेव बनाती है. और लॉयल्टी भी आप समझते होंगे. तो लॉयल्टी बेसिकली किसी किसी इंसान के लिए या किसी काम के प्रति हमारी जो ईमानदारी होती है, दैट इज़ लॉयल्टी. तो ये दो वैल्यूज़ हम इस कहानी में पढ़ेंगे. सो दिस स्टोरी टेक्स अस बैक टू द टाइम्स ऑफ द किंग्स एंड वॉरियर्स वेयर ब्रेवरी वॉज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ but also about standing firm for justice and honor, right? So through this tale we learn the true valor is not the absence of fear but the determination to act rightly in spite of fear. सो इस स्टोरी में दो चीज़ें हैं. मेजर सोमनाथ शर्मा ये कैरेक्टर है, एंड द बैटल ऑफ बेडगेम. सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू दिस मोटिवेटिंग स्टोरी एंड डिस्कवर द टाइमलेस लेसन इट हैज़ टू ऑफर. तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और इसका मतलब समझते हैं. तो हमने जो ये नाम पढ़ा था मेजर सोमनाथ शर्मा, ये हैं मेजर सोमनाथ शर्मा. इनको परमवीर चक्र भी मिला था, और ये कुमाऊँ रेजिमेंट क्रेस्ट के बारे में है. तो यहाँ पर ये लाइन भी है, मेरा देश मेरा देश. ये एक तरह गाना है, पेट्रियाटिक सॉन्ग है. मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझ ही पे ये तन मन. तो दिस इज़ वन ऑफ द पेट्रियाटिक सॉन्ग्स फ्रॉम आवर कंट्री. तो चलिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका डीप मीनिंग समझते हैं. So this story is basically a tribute to the valiant Major Somnath Sharma, right? So this is a tribute to the valiant Major Somnath Sharma, India's first recipient of the Paramveer Chakra, whose name is etched in the annals of history. तो ये कहानी एक शानदार वीर योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा की है. ये इनके मतलब एक ट्रिब्यूट की गई है ये कहानी. ये जो इंसान थे, मतलब मेजर सोमनाथ शर्मा, ये भारत के पहले इंसान थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. इनका नाम इतिहास के पेजेस, हिस्ट्री के पेजेस पर हमेशा के लिए लिख दिया गया है. यानी कि इनका नाम हम कभी भी भुला नहीं सकते. टाइम टू टाइम जब भी इस तरह की करेज की, लॉयल्टी की, पेट्रोटिज़म की बात होगी, ब्रेवरी की बात होगी, तो इनका नाम भी ज़रूर आएगा. आगे बढ़ते हैं. हिज ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस स्टैंड एज अ बिकॉन होता है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन्स. तो उनका बहादुरी, उनकी उनकी जो ये ब्रेवरी थी, बहादुरी थी, और इनका जो सेक्रीफाइस था, मतलब बलिदान था,
ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह है, बिकॉन की तरह है, जो आने वाली जनरेशन्स के लिए काफ़ी मतलब उनको काफ़ी मोटिवेट करेगा, मतलब आने वाली जनरेशन को हमेशा मोटिवेशन देता रहेगा। यानी उनकी कहानी एक रोशनी की तरह है जो हमेशा हमें रास्ता दिखाएगी। एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पेट्रियोटिज्म, whether through the National War Memorial, soul stirring patriotic songs, books, and stories recounting acts of valor, or the celebrations of Azadi का अमृत महोत्सव, his memory is honored. So जब भी देशभक्ति की बात होती है, पेट्रियोटिज्म की बात होती है, मतलब एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पेट्रियोटिज्म, जब भी देशभक्ति की बात होती है, चाहे वो नेशनल वॉर मेमोरियम की बात हो, चाहे वो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स के बारे में बात हो, मतलब पेट्रियाटिक सॉन्ग सुनकर मतलब जो देशभक्ति की बात हो, या फिर जो स्टोरीज़ जो हमें इस ऐसे वेलर्स के बारे में बताते, मतलब इन वीरों के बलिदान पर लिखी गई कहानियों में, किताबों की बातें हो, या फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात हो, मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसे ओकेजन्स की बात हो, हर जगह उनकी याद को सम्मानित किया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा जी की याद को सम्मानित किया जाता है। सो मेजर सोमनाथ शर्मा's legacy of courage and devotion of nation remains alive forever alive, reminding us of the ultimate price paid for our freedom. सो मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता, यानी कि उनकी करेज, उनकी डिवोशन की जो विरासत है, हमेशा ज़िंदा रहेगी। उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस दिए गए हैं। मतलब ये जो फ्रीडम हमें मिली है, ये वैसे फ्री में नहीं मिली है, इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट हमने दी है। ये फ्रीडम बहुत ही प्रीशियस है, ये हमें बड़े सारे बलिदान के बाद मिली है, किसी एक या दो लोगों के बलिदान से नहीं मिली है। अनगिनत लोगों के प्रीशियस सेक्रीफाइस की वजह से, उनके करेज की वजह से, उनके डिवोशन की वजह से ये हमें मिली है। सो द serene Kashmir valley in the shadows of the majestic Himalayas witness a tale of extraordinary heroism and sacrifice to project द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर्स। अब ये देखिए, ये आपको वैली दिख रही है कश्मीर की। सो बेसिकली कश खूबसूरत है काफ़ी कश्मीर। तो कश्मीर की ये जो खूबसूरत सी घाटी है, जो वैली है, जो शान से खड़े हिमालय के शेडो में है, मतलब हिमालय बेसिकली उसके साइड, मतलब उसके शेडो में है ये कश्मीर। उसने एक ऐसी कहानी देखी जो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइज़म और सेक्रीफाइस के बारे में है। मतलब इस चीज़ों से भरी हुई है जो कि प्रोटेक्ट करता है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइज़म है और जो ये सेक्रीफाइस है, प्रोटेक्ट करता है द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर्स। सो मतलब ओवरऑल ये इंट्रोडक्शन हमें ये बताता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी सिर्फ एक वॉरियर की नहीं है, बल्कि एक मोटिवेशन है जो हमें हमारे दिलों में रहेगी, मतलब ये हमेशा हमारे दिल में बसे रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द डे बिगेन विद द साइलेंस ऑफ अ कोल्ड नवंबर dawn but ended with echoes of courage that served as an inspiration for generations to come। तो वो दिन भी मतलब आम दिन जैसा था, कोल्ड नवंबर का टाइम था और साइलेंस से शुरू हुआ था वो दिन, बट एंडेड बहुत ही इकोज़ के साथ हुआ था, इकोज़ ऑफ करेज के साथ हुआ था। मतलब इस दिन की शुरुआत बहुत ही आराम से, बहुत साइलेंस से हुई थी, लेकिन जब दिन ख़त्म हुआ तो करेज की गूंज जब मतलब सुनाई दे रही थी। दैट सर्व्ड एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन्स टू कम। और यही जो इंस्पिरेशन है, मतलब यही जो करेज है जिसकी इकोज़ वहाँ गूंज रही थी, मतलब जो करेज की गूंज हो रही थी, यही सर्व करता है एज एन इंस्पिरेशन कई पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। So this is the story of Major Somnath Sharma and the brave men that he led on a mission to protect Srinagar airport from falling into the hands of guerrilla force trained and backed by Pakistan। So ये कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की और उनके बहादुर साथियों की, मतलब उनके साथ जो उनकी पूरी टीम थी उसमें काफ़ी ब्रेव मैन थे। सो बेसिकली ये कहानी उनकी और उनकी टीम की है। सो ये जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन पर गए थे, ये मतलब मेजर सोमनाथ शर्मा और इनके जो साथी थे, इनके जो कंपेनियंस थे, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मिशन पर गए थे, राइट। मतलब वो मिशन क्या था? टू प्रोटेक्ट द श्रीनगर एयरपोर्ट फ्रॉम फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ गुरिल्ला फोर्स। वो श्रीनगर के जो एयरपोर्ट को बचाने के लिए, अगर वो एयरपोर्ट पाकिस्तान की ट्रेंड और उनके सहारे पर लड़ने वाले गुरिल्ला फोर्स के हाथ लग जाता तो पूरे कश्मीर पर ख़तरा हो जाता, राइट। तो गुरिल्ला फोर्स जिसको ट्रेंड और बैक करता है पाकिस्तान, उसके हाथों में जाने से बचाने के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट को ये उस मिशन पे गए थे। This is a story of how 90 men managed to foil the plan of some 500 infiltrations. Infiltrations होते हैं the people who secretly invade, मतलब जो पाकिस्तान की जो गुरिल्ला फोर्स थी उनकी बात हो रही है। तो ये कहते हैं कि ये स्टोरी जो है ये इस बारे में है कि कैसे 90 लोगों ने मैनेज किया था। मतलब उनके सामने 500 इनफिल्ट्रेटर्स खड़े थे। मतलब सोचिए कि सिर्फ 90 सोल्जर्स और उनके सामने थे 500 उनके दुश्मन जो छुप कर हमला करने वाले थे। फिर भी मतलब वो क्या चाहते थे, हु वांटेड टू कैप्चर श्रीनगर एंड द कश्मीर वैली एंड डिलीवर अ ब्लो टू न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। सो बेसिकली आप इमेजिन करिए कि वो जो लड़ाई हुई थी उस समय पर, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा भी थे और उनके सारे लोग थे, कि वो सिर्फ 90 लोग थे और उनके दुश्मन थे 500। और वो भी क्या कैसे थे? वो इनफिल्ट्रेटर्स थे, मतलब ऐसे लोग जो छुप कर हमला करने वाले थे। फिर भी हमारे इन वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के श्रीनगर, मतलब पाकिस्तान के हाथ में नहीं आने दिया। मतलब पाकिस्तान का जो ये इरादा था ना कि श्रीनगर और कश्मीर पर कब्ज़ा करेंगे, उसके मतलब उनके इरादे पर बिल्कुल पानी फेर दिया, राइट। The events that led to the Battle of Budgam, I don't know किसको क्या pronounce करेंगे, so started in August 1947 when Pakistan launched Operation Gulmarg to annex the Kashmir Valley. Annex होता है बेसिकली पोजेशन ले लेना किसी का। सो ये कहानी शुरू होती है अगस्त 1947 से, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन, मतलब इंडिया का पार्टीशन हुआ था और इंडिया पाकिस्तान में बट गया था देश। तो ये तब से ही होती है, कहानी तभी से शुरू होती है अगस्त 97 से, जब पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने कब्ज़े में लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। और इसी से आगे जाकर बैटगाम का वॉर भी हुआ, बैटल हुआ बेसिकली। दिस वॉज इन वायलेशन ऑफ एन existing agreement with Hari Singh, the Maharaja of Jammu and Kashmir, who had committed Pakistan not to attack the state. So ये जो कहानी है, मतलब ये जो, जबकि एक बात जब है, मतलब कश्मीर के महाराजा हरी सिंह, उन्होंने एक समझौता किया था जिसे कहा जाता है जिसका एक नाम है बेसिकली, नाम यहाँ लिखा नहीं है आई गेस, हाँ जी है, नाम शायद लिखा नहीं है। तो एक कश्मीर के महाराजा जो थे उस समय हरी सिंह, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके अकॉर्डिंग ये जो मतलब डील हुई थी कि कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया जाएगा। और इस वजह से पाकिस्तान और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो और ये जो अटैक हुआ ये वायलेशन था उस एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट का जो हरी सिंह के साथ हुआ था, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उन्होंने मतलब कमिट किया था कि पाकिस्तान अब अटैक नहीं करेगा स्टेट पर। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करता था पहले, अब तो नहीं है वो, अब तो वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जबकि ये बात है तब तो वो स्टेट ही था जम्मू एंड कश्मीर। तो हरी सिंह जो महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ कि भाई अब आप और हम जो अपनी मर्ज़ी से, मतलब रेजिडेंसी थी ना ये कश्मीर, तो हम अपनी मर्ज़ी से इंडिया में शामिल हो जाएंगे और आप हम पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इन गुरीला फोर्स ने इस एग्रीमेंट का वायलेशन किया और इन्होंने अटैक किया। तो अब हरी सिंह का डिसीजन ये था कि कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया जाएगा, मतलब जोड़ दिया गया भी था। और इसी वजह से पाकिस्तान और भी गुस्से में था, राइट। हाउ एवर, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग द कमिटमेंट, द पाकिस्तानी आर्मी ट्रेन एंड इक्विप्ड अराउंड 1000 invaders who
possess the deep knowledge of mountain passes and the local terrain to enter Kashmir to take control of strategic locations including the Srinagar airport. So मतलब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट तो ये था कि आप अटैक नहीं करोगे, लेकिन इसका वायलेशन हुआ। और उस कमिटमेंट को मतलब जो जो इन्होंने कमिटमेंट हरी सिंह को दिया, जो किंग थे, महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, मतलब इनको जो इन्होंने कमिटमेंट दिया उसका खुद ही मतलब उसको ऑनर करने की जगह इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने बेसिकली क्या किया, इन्होंने ट्रेन किया और ऑलमोस्ट 1000 इन्वेडर्स को इक्विप किया जिन्हें माउंटेन पासेस की काफ़ी डीप नॉलेज थी, और ताकि वो लोकल टेरेन से जो उससे मतलब इससे कश्मीर में एंटर हो गए। इन्होंने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर कंट्रोल भी किया और उन लोकेशंस में श्रीनगर एयरपोर्ट भी था। मतलब आसान शब्दों में कहो कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, हमें इंडिपेंडेंस मिला, मतलब जब उसके बाद पार्टीशन हुआ तब उस समय पर बहुत सारी प्रेसिडेंसीज थी, मतलब जो हमारा देश था वो कई सारी प्रेसिडेंसीज में बटा हुआ था, डिवाइडेड था। तो मतलब जो लोकेशन पर पाकिस्तान बना था वहाँ की प्रेसिडेंसीज ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। सिमिलरली जो प्रेसिडेंसीज इंडिया वाले पार्ट में थी वो इंडिया को सपोर्ट कर रही थी कि भाई हाँ हम इंडिया में शामिल हो जाएंगे। लेकिन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो दोनों के मिड में आता है, तो ये बड़ा मुश्किल था वहाँ के महाराजा हरी सिंह के लिए कि भाई किस तरफ जाया जाए। एक तरफ जाने का मतलब है कि दूसरी तरफ के आप अगेंस्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि इंडिया कंपैरेटिवली बड़ा देश था, ताकतवर देश भी था, तो उन्हें यही ठीक लगा कि हम इंडिया में शामिल हो जाते हैं। तो इन्होंने, और इसी वजह से पाकिस्तान गुस्सा हो गया इनसे, तो इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से इंडिया की तरफ जा रहे हैं और आप जो हैं हम पर अटैक नहीं करेंगे। तो इन्होंने कमिटमेंट दिया कि भाई ठीक है अटैक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अटैक हुआ। कमिटमेंट को ऑनर करने की जगह अटैक किया, और कैसे किया, पाकिस्तानी आर्मी ने ऑलमोस्ट 1000 इन्वेडर्स को इक्विप किया, उन्हें गुरीला फोर्स में मतलब उन्हें जोड़ा, गुरीला फोर्स में उन्हें जोड़ा इस फोर्स में। और इसमें उस समय पर कम से कम 500 इन्वेडर्स थे, जिन मतलब इन्होंने 1000 इन्वेडर्स को इक्विप किया जिन्हें माउंटेन पासेस की काफ़ी डीप नॉलेज थी, ताकि ये आराम से एंटर कर जाए कश्मीर में। और इन्होंने किया भी वही, और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर कंट्रोल भी किया, जिसमें श्रीनगर एयरपोर्ट भी था। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो सिनेरियो कि क्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ देयर प्लान वॉज टू इंजीनियर अ रिवोल्ट इन कश्मीर। So engineer revolt in Kashmir, overthrow the government and capture the territory. If they had succeeded, if would have allowed them to control strategic mountain passes, peaks and rivers. So basically इनका प्लान था, इनका पूरा प्लान था कि कश्मीर में जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं इनको कंट्रोल किया जाए, और कुछ इनका प्लान था कि कुछ रिबेल कराया जाए, मतलब कुछ बगावत कराई जाए, और ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को गिराया जाए, एंड कैप्चर द टेरिटरी। मतलब इनका पूरा प्लान था कि कश्मीर में बगावत कराई जाए, रिबेल कराया जाए और सरकार को गिराया जाए, ताकि कश्मीर पर कब्ज़ा ईजिली हो जाए, मतलब टेरिटरी को ईजिली कैप्चर कर लें। If they had succeeded, it would have allowed them to control strategic mountain passes, peaks and rivers. अगर ये मतलब अगर उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो उनके हाथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहाड़ी रास्ते जो थे, स्ट्रैटेजिक माउंटेन पासेस, पीक्स, रिवर्स, सब इनके कंट्रोल में हो जाते। मतलब अगर इनकी प्लानिंग सक्सेस हो जाती तो उनके हाथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहाड़ी रास्ते, छोटी बड़ी पीक्स, और इनका रिवर्स पे कंट्रोल हो जाता। रिवर पे कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब जैसे इंडस रिवर है और भी 2-3 और रिवर्स हैं, वो इंडिया से ओरिजिनेट होकर पाकिस्तान जाती है, तो उस पार्ट को ये कंट्रोल कर लेते तो रिवर्स पे इनका कंट्रोल हो जाता, तो फिर इनके लिए अच्छा हो जाता और हमारे लिए ख़राब हो जाता। सो इनका कंट्रोल हो जाता और ये बात इनके फ़ायदे के लिए होती। तो खैर हुआ नहीं, क्योंकि हमारे पास मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे और उनकी टीम जैसे लोग थे। ऑन 22 अक्टूबर Operation Gulmarg was launched, and these
infiltrators invaded Kashmir, which led to the princely state becoming a part of India on 26 October 1947. 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार्ग शुरू किया और उसके जो ट्रेन लोग थे, वो जो इन्वेडर्स जो थे, वो गुलमार्ग में मतलब कश्मीर में घुस गए। इस हालत में कश्मीर के महाराजा को मजबूर कर दिया उन्होंने कि वो भारत के साथ जुड़ जाएं। वैसे वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी, लेकिन कश्मीर के इस अटैक ने, तो इस सिचुएशन ने कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ऑपरेशन गुलमार्ग शुरू कर दिया, उसके ट्रेन लोग कश्मीर में घुस गए, तो इस हालत ने कश्मीर के महाराजा को मजबूर किया कि अब वो भारत के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि अब उन्हें कोई ऐसा सपोर्ट चाहिए था जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसी तरह 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। In response to this invasion, the government of India sent its troops to defend the people of Kashmir and India's border on 27 October 1947. अब जब इंडिया का पार्ट हो गया, इंडिया का स्टेट बन गया कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर, तो भाई इंडिया की ड्यूटी है कि वो उसकी सेफ्टी की बात करे। तो इस हमले का जवाब देने के लिए भारत मतलब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी ट्रूप भेज दी, अपनी सेना भेज दी बेसिकली, मतलब कश्मीर के, और अपनी ट्रूप भेजकर वहाँ के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए इंडिया के बॉर्डर्स पर मतलब सेफ्टी के लिए अपनी डिफेंस, मतलब अपनी सेना भेज दी, अपनी फोर्स भेज दी। और ये हुआ था 27 अक्टूबर 1947 में। A contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar because the land route through Pathankot was not in a good condition. अब क्या हुआ कि जो कॉन्टिजेंट था ट्रूप्स का, जो कि पोस्टेड था जम्मू एंड कश्मीर में, उसको एयरलिफ्ट किया गया श्रीनगर में, बिकॉज द लैंड रूट थ्रू पठानकोट वो अच्छा नहीं था, तो वहाँ किया गया उसको शिफ्ट। ऑन 31 अक्टूबर द डी कंपनी ऑफ द 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज ऑल्सो फ्लोन इनटू श्रीनगर। अब फिर 31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन का नाम था डी कंपनी, और उसके जो मेजर थे सोमनाथ शर्मा, मतलब वो वहाँ पर मतलब वो उस कमांड में थे, मतलब जो ये 4th बटालियन था ना कुमाऊं रेजिमेंट का, जिसका नाम था डी कंपनी, वो मेजर सोमनाथ शर्मा की कमांड में थे, तो उन्हें भी श्रीनगर भेज दिया गया। एट दैट टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा's लेफ्ट हैंड वॉज इन प्लास्टर, but he insisted on being with his company while in combat. Combat basically होता है बैटल। अब उस वक्त क्या था कि मेजर सोमनाथ शर्मा का जो लेफ्ट हैंड था वो उस पर प्लास्टर था, मतलब उसमें चोट लगी हुई थी, फिर भी उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो अपनी टीम के साथ रहेंगे उस लड़ाई में, मतलब वॉर में अपने टीम के साथ ही रहेंगे, उन्होंने यही ज़रूरी समझा। He knew that this mission would be very challenging and told his senior officers, I know my men better than anyone else, and if they are going into action, they are not going in without me. These words highlighted his commitment to his men and his country. अब उन्हें पता था कि मिशन बहुत ही मुश्किल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने अपने जो उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उनसे कहा कि मैं जानता हूँ मेरे सिपाहियों को, मेरे आदमियों को, मतलब मेरे सिपाहियों को मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर वो युद्ध में जा रहे हैं तो वो मेरे बिना नहीं जाएंगे, मतलब मैं उन्हें नहीं जाने दूँगा। अगर वो जा रहे हैं तो वो तो चले जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें अपने बिना नहीं जाने दूँगा। और उनके ये ऐसे शब्द सुन के उनके कमिटमेंट के बारे में, डेडिकेशन, डिवोशन के बारे में, उनकी पेट्रोटिज़म के बारे में हमें पता चलता है। और यही बात इनके सीनियर ऑफिसर्स को भी पता चला, तो उन्होंने उनको अलाउ कर दिया, मतलब उनको हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे प्लास्टर था, फिर भी उनको अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है, इनके अंदर देशभक्ति बहुत ज़्यादा है और ये जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात इनके पास विल पावर है जाने के लिए। So before their arrival in Srinagar, there had been unfounded rumors. Unfounded होता है not based on reason or facts, मतलब reasonable नहीं है जो, of tribal movement towards the village of Budgam, less than 5 kilometers away from Srinagar airport. अब जब तक सेना श्रीनगर पहुंचती है तब तक एक अफवाह फैल गई, मतलब वहाँ पर एक र्यूमर फैल गया कि बडगांव, मतलब जो बडगाम गांव जो विलेज है उसके पास जो श्रीनगर एयरपोर्ट, मतलब जो सिर्फ वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था, वहाँ पर ट्राइबल
लोग आ रहे हैं जो उनके दुश्मन है, मतलब ट्राइबल मूवमेंट हो रहा है वहाँ पर, ऐसा मतलब र्यूमर फैल गया। बट इन द रियलिटी ऐसा कुछ था नहीं। द विलेज वॉज ऑन हायर ऑल्टीट्यूड देन द एयरफील्ड एंड एक्सेस वॉज थ्रू द विलेज, हेंस it was important for Indian forces to retain control of the area in order to protect troops and facilitate and supplies arriving via air. लेकिन विलेज काफ़ी हायर ऑल्टीट्यूड पे था, एयरफील्ड से भी काफ़ी ज़्यादा था, और वहाँ पर एक्सेस करना थोड़ा मतलब थ्रू द विलेज मुश्किल था। सो हेंस ये बहुत ज़रूरी था इंडियन फोर्सेस के लिए कि उस एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में कंट्रोल रिटेन किया जाए, ताकि ट्रूप्स की प्रोटेक्शन हो, मतलब ट्रूप्स की प्रोटेक्शन हो एंड और जो वहाँ पर जो सप्लाई है, जो भी वेपन्स की सप्लाई है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब वाया एयर उसको उस एरिया को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। इन रियलिटी द एनिमी हैड स्टार्टेड अराइविंग इन बडगाम इन स्मॉल ग्रुप्स टू अवॉइड डिटेक्शन। एक्चुअली रियलिटी ये है कि ये थी दुश्मन की मतलब प्लानिंग कि वो सारे एक साथ नहीं आए, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में आए ताकि कोई उन्हें पकड़ ना पाए, ताकि डिटेक्शन ना हो, किसी का ध्यान नहीं जाए। तो वो बडगाम में ना छोटे छोटे ग्रुप्स में आए आराम से, ताकि किसी को पता ना चले। On 3rd November 1947, several companies including Major Somnath Sharma's D Company was sent to patrol and assess emerging threats in and around the village. अब 3 नवंबर को क्या हुआ कि 3 नवंबर को कई जो फोर्सेस थी, मतलब ग्रुप्स में घूम रहे थे, वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी भी थी। मतलब उनको भेजा गया ताकि गांव के आसपास पेट्रोलिंग करके खतरे का अंदाज़ा लगाया जा सके। सो थ्रू आउट द डे द वैली वॉज एरिली साइलेंट। एरिली बेसिकली होता है इन अ स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग और मिस्टीरियस वे। अराउंड आफ्टरनून द कंपनीज वर ऑर्डर टू रिटर्न one by one. D Company with 90 soldiers was the last and they were expected to return by 2 p.m. अब पूरा दिन वैली बिल्कुल सुनसान सी पड़ी थी, बिल्कुल एरिली साइलेंट पड़ी थी, और अजीब वाली शांति, मतलब अजीब सी शांति वहाँ रही। इवन दोपहर तक भी, आफ्टरनून तक मतलब जब सब कुछ एकदम नॉर्मल लगा, सब कुछ शांत लगा, तो उन कंपनीज़ को ऑर्डर दिया गया कि भैया वापस आ जाओ। मतलब दोपहर तक सारे ग्रुप्स को वापस बुलाया गया। अब सारे ग्रुप्स तो धीरे धीरे करके वापस आ गए, लेकिन एक जो ग्रुप था वो रह गया, वो था डी कंपनी, जो कि मेजर सोमनाथ शर्मा के सुपरविजन में था। उसमें थे 90 सोल्जर्स और यही बचे थे, और इनको भी 2 बजे दोपहर के आ जाना चाहिए था, ये इनका टाइमिंग था। When the enemy tribal guerrilla invaders under the command of the Pakistani army, so that the only a small group of Indian soldiers were left behind the Badgam, they attacked them. अब क्या हुआ कि ये जो एनिमी थे हमारे, मतलब जो ट्राइबल गुरिल्ला इन्वेडर्स थे, इन्होंने देखा, मतलब पूरी नज़र तो रखे हुए थे ना ये, इन्होंने देखा कि एक एक करके सारे ग्रुप्स लौट गए हैं सेना के, सिर्फ अब एक छोटा सा ग्रुप बचा है डी कंपनी, तो अब बस वही है और वो भी जा ही रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इन्हीं पे अटैक करते हैं। मतलब बडगाम में अब एक छोटी सी इंडियन सेना की टीम थी जो डी कंपनी, वही बची है, तो उन्होंने तुरंत हमला कर दिया, मतलब अटैक कर दिया उन्होंने इंडियन सोल्जर्स पर। तभी के तभी तो उनको ये लगा ना कि भाई छोटा सा ग्रुप है, इनको तो इजीली मार डालेंगे, सारे तो लोग लौट गए हैं, उनका वापस लौट के आना थोड़ा मुश्किल है। और उस समय तो 1947 में नेटवर्क्स भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते होंगे। Their initial attack was met with stiff resistance by Major Somnath and his men. अब लेकिन पहला हमला हुआ तो अब एकदम से हमला हो गया, इनिशियल अटैक हो गया, उससे पहले तो सब कुछ शांत था। तो जब इनिशियल अटैक हुआ तो मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो लोग थे, मतलब उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने मजबूती से उसका सामना किया, राइट। हाउएवर मेजर सोमनाथ करेक्टली विजुअलाइज दैट द फर्स्ट अटैक वॉज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन एंड shortly thereafter a major attack came from another side. अब जब पहला अटैक हुआ तो मेजर सोमनाथ जी समझ गए थे कि ये पहला अटैक तो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए है, अभी तो रियल अटैक अभी होना बाकी है। और थोड़ी देर बाद हुआ भी यही, थोड़ी देर बाद असली और बड़ा एक अटैक हुआ जो दूसरी तरफ से आया। बाय देन मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज 90 सोल्जर्स वर फेसिंग अबाउट 500 इन्वेडर्स।
और तब तक हालत ये हो गई कि मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके 90 जो मैन थे, 90 सोल्जर्स थे, सामने से 500 एनिमीज़ का सामना कर रहे थे। मतलब इतनी बड़ी टीम का, इतने बड़े दुश्मनों का ये लोग सामना अकेले कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि कहानी बहुत ही थ्रिलिंग है, क्योंकि अब एक तरफ सिर्फ 90 सोल्जर्स हैं जिसके हेड जो है मेजर सोमनाथ शर्मा, और दूसरी तरफ 500 से भी ज़्यादा इन्वेडर्स हैं। पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। The Pakistani invaders sought to capture the Srinagar airfield and its surrounding areas. It was clear to Major Somnath Sharma that defending Srinagar town, the airfield, and the wider valley was indeed difficult until the reinforcements arrived. अब पाकिस्तानी दुश्मनों का सबसे बड़ा इरादा ये था कि श्रीनगर एयरफील्ड और उसके आसपास के इलाके पर हम कब्ज़ा कर लें, मतलब इनका प्लान था। सो मेजर सोमनाथ शर्मा को अच्छी तरह समझ में आ गया कि श्रीनगर एयरफील्ड और पूरी वैली की अब सेफ्टी करना बहुत मुश्किल है, और तब तक तो, और जब तक दूसरी रीइंफोर्समेंट नहीं आती, मतलब जो लोग लौट गए थे, जो ग्रुप्स, जब तक वो लौट कर नहीं आते, अगर एक बार वो सब लौट कर आ जाएँ फिर तो सब कुछ ईजिली हो जाएगा, इनको 500 को हरा देंगे। लेकिन जब तक वो लौट कर नहीं आते तब तक इनका, मतलब इनको कंट्रोल करने से रोकना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ये मेजर सोमनाथ जी को अच्छे से पता था कि श्रीनगर एयरफील्ड और पूरी वैली की सेफ्टी करना बहुत ही मुश्किल है, पर करनी तो पड़ेगी। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स। ही ब्रेवली लेड आउट ग्राउंड पैनल्स टू गाइड द एयरक्राफ्ट टूवर्ड्स देयर टारगेट। जब उन्होंने पूरी सिचुएशन समझ ली, मतलब पूरी सिचुएशन समझ ली, तो उसके बाद उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की मांग की। मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया फोर्स से कि आप लोग जैसे एयर स्ट्राइक करिए, मतलब हवा में हमले कीजिए। सोचिए, गोलियों की बारिश हो रही थी, फिर भी उन्होंने ज़मीन पर पैनल्स बिछाए ताकि हमारे एयरक्राफ्ट सही निशाने पर बॉम्ब गिरा सकें। ये काम बहुत ही हिम्मत और हौसले से किया गया था। आप इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन को कि गोलियाँ चलती जा रही है, उसी बीच आपको ये पैनल बिछाना है ताकि एयरफोर्स जो आएगी, जो अटैक करेंगे एयर स्ट्राइक्स, उनको पता चले कि उन्हें बम गिराना कहाँ है। कहीं पता चले हम पे ही गिरा दिया, ये भी तो हमें देखना है ना कि हम पे अटैक ना कर दे, तो कहाँ बॉम्ब गिराना है ये भी उन्हें समझाना था, इसलिए पैनल को ग्राउंड पर सब बिछाना भी था। द एरियल अटैक्स वर सक्सेसफुल इन हिटिंग द ट्राइबल इन्वेडर्स, but they still outnumbered D Company by almost 7-1. The attack on the position occupied by Major Somnath's men continued. अब एयर स्ट्राइक्स हुई, वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रही, एनिमीज़ को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उनका जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब उन्हें नुकसान हुआ है लेकिन उनका नंबर बहुत ज़्यादा था। सोचिए, एक इंडियन सिपाही के सामने, अब 90 को डिवाइड कर लीजिए, कितना बढ़ेगा, ऑलमोस्ट 6-7-8, मतलब एक इंडियन सोल्जर को 8 एनिमीज़ को हराना है, तब जाके 90 जो लोग हैं, मतलब पूरे 500 को हरा पाएंगे। तो काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है, पर फिर भी दुश्मन ने मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथियों पर हमले जारी किए, कंटिन्यू रहा। वेरी आउट नंबर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में, and facing devastating fire, Major Somnath Sharma and his men stood resolute. The air was thick with the sound of gunfire and the cries of battle, but Major Somnath Sharma's voice cut through the chaos and urging his men to fight with tenacity and valor. अब चारों तरफ से गोलियों का अटैक हो रहा था, धमाके हो रहे थे, काफ़ी चिल्चिलाहट हो रही थी, काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे, मतलब अटैक हो रहा, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, हर तरफ मौत ही मौत दिख रही है, चाहे उनके लोग मरे चाहे हमारे लोग मरे, लोग तो मर ही रहे थे ना, हर तरफ मौत का मंजर है। फिर भी मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, वो दुनिया के सबसे बड़े हौसले के साथ खड़े रहे। उनकी आवाज़ उस शोर में भी गूंज रही थी, मतलब वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, वो ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे कि अपने लोगों से कह रहे थे कि हिम्मत से लड़ो, फाइट विद टेनेसिटी, मतलब डिटर्मिनेशन से लड़ो, वेलोर से लड़ो, मतलब पीछे मत हटना, वीरता दिखाना। तो यानी वो अपनी सेना को लगातार उत्साहित कर रहे थे, उन्हें इनकरेज कर रहे थे उन्हें बेसिकली।
Despite heavy casualties and his own injuries, Major Somnath Sharma displayed unparalleled bravery. He moved fearlessly through the battlefield, directing fire, filling magazines for his gunners and encouraging his men to hold their ground. अब बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो शहीद हो रहे थे, ठीक है, और खुद मेजर सोमनाथ शर्मा भी इंजर्ड थे, उनके लेफ्ट हैंड में प्लास्टर था ना, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो बिना डरे बैटल फील्ड पर टिके रहे। वो घूम रहे थे वहाँ पर, कहीं अपने सिपाहियों को फायर डायरेक्ट कर रहे थे, कहीं पर गनर्स के लिए मैगजीन्स भर रहे थे, कहीं पर हर मतलब और हर जगह सिपाहियों को एनकरेज कर रहे थे कि अपना ये जो लड़ाई है इसको छोड़ो मत, इसको लड़ो और हिम्मत से लड़ो। मतलब उनकी जो क्या बोलते हैं, इनकी जो वीरता है, करेज है, वो सच में काफ़ी इनक्रेडिबल थी। मतलब देखने वाला सीन हो सकता था ये। मतलब ये हम मतलब यहाँ तक हमने देखा कि जब भी हालत बहुत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, जब मौत सामने खड़ी है, लेकिन तब भी जो असली वीर होता है ना, वही होता है जो सेना को अकेला नहीं छोड़ता। मेजर सोमनाथ ने भी ऐसे ही वीरता से हिस्ट्री रची है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेजर सोमनाथ शर्मा के शब्द हैं ये, आई शेल नॉट विड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड, राइट। मतलब मैं हार नहीं मानूंगा, एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, आखिर तक लड़ूंगा, आखिरी राउंड तक लड़ूंगा, आखिरी आदमी तक को, जब तक दुश्मन ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक मैं लड़ूंगा। However, as the battle progressed, D Company began running out of ammunition. अब जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ रहा था, बैटल आगे बढ़ रहा था, डी कंपनी के पास थोड़े से जो एम्यूनिशन जो होता है ना वो ख़त्म होने लगे। एम्यूनिशन बेसिकली होता है सप्लाई ऑफ बुलेट्स, शेल्स एंड एक्सप्लोजिव, मतलब वेपन्स, बुलेट्स, एक्सप्लोजिव्स, शेल्स, ये सब ख़त्म हो रहा था। तो एम्यूनिशन की कमी होती जा रही थी, वो रनिंग आउट हो रहे थे। मतलब लड़ाई इतनी लंबी और इतनी भयंकर थी कि उनके पास गोलियां और हथियार अब ख़त्म होने के कगार पे थे। When Major Somnath Sharma informed brigade headquarters about this, he was asked to pull back. तो जब मेजर सोमनाथ शर्मा को ये बात मतलब उन्होंने ये बात ब्रिगेड हेडक्वार्टर से बताई, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग पीछे हट जाओ, मतलब वापस आ जाओ। मतलब ऊपर से ये ऑर्डर आया कि मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब है, इसलिए पीछे हट जाना चाहिए। अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ही रिस्पॉन्डेड with the words, the enemy is only 50 yards from us, we are heavily outnumbered, we are under devastating fire, I shall not withdraw an inch but will fight to the last man and the last round। देखिए यही बात बोली थी ना इन्होंने यहाँ पर। तो मतलब इनको ऑर्डर भी आ गया कि तुम लोग पीछे हट जाओ, लेकिन इन्होंने क्या कहा, मतलब ये सिचुएशन की मतलब सीरियसनेस समझ रहे थे, तो इन्होंने रिप्लाई दिया उन्हें कि जो दुश्मन है ना वो हमसे तो 50 यार्ड्स दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है, और हमारा जो नंबर है बहुत कम है, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा है, पर हम लगातार भारी गोलीबारी कर रहे, डिवास्टेटिंग फायर कर रहे हैं हम उन पर। मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूँगा, आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक मैं लड़ूंगा, जब तक आखिरी आदमी को मार नहीं देता या मेरे पास आखिरी गोली ख़त्म नहीं हो जाती, मैं लड़ूंगा। मतलब या तो ये मार के आएंगे या तो ये मर के आएंगे। मतलब ये उनके डिटर्मिनेशन का, पेट्रोटिज्म का पहचान है कि हार मानने का सवाल ही नहीं था। जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर, when he was crouched in a trench next to a machine gun operator, in order to help him load the gun, his position was hit by a mortar shell, killing him instantly। अब कुछ ही मिनट बाद जब वो मशीन गन चलाने लगे, मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ मिनट बाद जब वे मशीन गन चलाने वाले जो उनका साथी था उसके पास खाई में झुककर उसकी मदद कर रहे थे, तभी एक गोली सीधे उसी जगह पे आके गिर लगी और वो तुरंत ही शहीद हो गए। मतलब वो हेल्प कर रहे थे एक अपने साथी की जो मशीन गन चला रहा था, तो खाई में एक्चुअली झुक कर उसको हेल्प कर रहे थे, और उसी बीच उनको गोली लगी और वो शहीद हो गए। मतलब सोमनाथ शर्मा अपनी चोटों के बावजूद मैदान में उतरे थे और आखिरी सांस तक लड़े, वो पीछे नहीं हटे। अगर वो पीछे हट जाते तो शायद वो ज़िंदा हो जाते, मतलब ज़िंदा रहते वो, लेकिन वो नहीं लड़े, मतलब वो नहीं पीछे हटे, वो लड़े। डिस्पाइट लूजिंग देयर मेजर एंड फेस्ड with the overwhelming numerical superiority of the enemy, the heroic actions
of late Major Somnath Sharma motivated his men to hold on to their position for over 6 more hours before being overrun by the enemy. अब उनकी टीम के जो मेजर थे वो खो गए थे और ये दुश्मन की बहुत बड़ा नंबर का सामना कर रहे थे। मतलब जो टीम थी जिसमें 90 लोग थे, अब तो खैर उसमें भी कमी हो गए होंगे। मतलब उस टीम ने अपने मेजर को खो दिया, ऊपर से इतने बड़े नंबर में दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। तो सोमनाथ शर्मा की बहादुरी ने उनके जो ये मैन थे, उनके जो सोल्जर्स थे, उनको उस चीज़ को काफ़ी मोटिवेट किया कि वो और 6 घंटे तक लड़ते रहे जब तक कि दुश्मन ने उन्हें पूरी तरह से घेर नहीं लिया। मतलब यहाँ हमें दिखता है कि मरने के बाद भी मतलब वो जो शहीद हुए, उनका शहीद होना भी उनके लोगों को इंस्पायर करता रहा। मतलब उनकी जो बहादुरी थी उसे, मतलब उनकी ब्रेवरी से, उनके करेज से उनके जो सोल्जर्स थे वो मोटिवेट होते रहे कि 6 घंटे तक लड़ते रहे। मतलब एक लीडर की मोटिवेशन से पूरी टीम मौत तक लड़ती रही, ये बहुत बड़ी बात है। Their brave resistance provided time for reinforcements to arrive, and including flying soldiers from the Punjab regiment to Srinagar. अब उनकी बहादुर जंग ने इतना समय निकाल दिया कि जो दूसरी टीम थी, मतलब जो दूसरी ग्रुप था जिनमें पंजाब रेजिमेंट के सोल्जर्स थे, वो भी एरोप्लेन से श्रीनगर तक पहुंच गए। मतलब अब इनको और सोल्जर्स और वेपन्स इनको मिल जाएंगे, तो अब थोड़ा सा रिलीव्ड है। द heroic deeds of Major Somnath and his men thoroughly demotivated the enemy. एक्चुअली ना अगर ये पीछे हट जाते ना तो और भी सेना नहीं आ पाती और शायद उस समय कंट्रोल हो जाता और हमारा जो मैप है ना इंडिया का, जिसमें जम्मू कश्मीर है, वो थोड़ा और छोटा हो जाता। लेकिन सिर्फ मेजर सोमनाथ शर्मा जी की ही ये सेक्रीफाइस था, उनकी डिवोशन थी कि कश्मीर आज भी हमारे पास है। और मतलब इतनी बड़ी, क्या बोले मैं, मतलब इतना बड़ा सेक्रीफाइस था कि मतलब मर गए और उसके बाद भी अपनी टीम को उनकी जो मौत थी, उनका जो मौत भी नहीं कहेंगे, गलत शब्द है, उनका जो शहीद होना था, शहीद होने ने मतलब उनके शहीद होने ने भी उनकी टीम को, उनके लोगों को, उनके सिपाहियों को इनकरेज ही किया। और इतने अगर वो पीछे हट जाते तो और सेना नहीं आती, लेकिन अब थोड़े टाइम बाद भी, मतलब 6 घंटे तक भी लड़ने के बाद अब दूसरी सेना भी आ गई। सो हीरोइक डीड यही रही, दैट कॉजिंग मोर देन 300 कैजुअलिटीज इंक्लूडिंग इंजरिंग देयर लीडर। अब मेजर सोमनाथ और उनके साथियों ने काफ़ी बहादुरी से दुश्मन को पूरी तरह हरा दिया। दुश्मन के 300 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए और घायल हुए, और उनका नेता भी उसमें शामिल था, मतलब उनका लीडर भी घायल हो गया। मतलब उनके बलिदान ने ना सिर्फ भारत को बचाया बल्कि दुश्मन को भी हिला के रख दिया। इतना कट्टर जवाब दिया है कि कई सालों तक तो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि अटैक कर दें अब इंडिया पर वापस। इन मैनी सिग्निफिकेंट वेज डी कंपनी सेक्रीफाइस एंड द मेजर सोमनाथ लीडरशिप सेट श्रीनगर फॉर इंडिया। अब कई वेज में डी कंपनी का बलिदान और मेजर सोमनाथ जी का जो लीडरशिप था, मतलब लीडरशिप ने इंडिया के श्रीनगर को बचाया इंडिया के लिए। मतलब अगर ये लड़ाई हार जाते तो श्रीनगर शायद भारत का हिस्सा बन ही नहीं पाता, लेकिन बना ना वो। द 4 कुमाऊन बटालियन वॉज अवॉर्डेड द बैटल ऑनर श्रीनगर। और जो 4th बटालियन था ना, ये तो 4th बटालियन कुमाऊं को भी बैटल ऑनर श्रीनगर से बाद में सम्मानित भी किया गया। मतलब पूरी यूनिट को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया गया। मेजर सोमनाथ लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन एट द यंग एज ऑफ 24। देखिए कितनी छोटी उम्र थी इनकी। मतलब मेजर सोमनाथ सिर्फ 24 साल की एज में, मतलब इतनी छोटी उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बलिदान, यही है सच्ची देशभक्ति एक्चुअल में। फॉर दिस एक्ट ऑफ कॉन्स्पिशियस bravery, Major Somnath Sharma was awarded the Paramveer Chakra, and his citation reflects his heroism, patriotism and courage. अब इस इनक्रेडिबल, इस नोटिसेबल ब्रेवरी की वजह से मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया, मतलब उनके शहीद होने के बाद। और ये पहले रेसिपिएंट थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला। और इनका जो, मतलब इनकी साइटेशन में भी, साइटेशन बेसिकली होती है सराहना पत्र,
में उनके साहस, उनकी देश मतलब उनकी हीरोइज़्म, उनकी देशभक्ति, उनके करेज के बारे मतलब उसके बारे में लिखा गया। और जो ये है ना परमवीर चक्र, ये एक्चुअली पीवीसी बोलते हैं इसको, परमवीर चक्र, ये भारत का सबसे बड़ा करेजियस अवार्ड है। He was the first recipient of the PVC awarded posthumously for gallantry and supreme sacrifice। इसका मतलब होता है मरने के बाद, आफ्टर डेथ। तो ये परमवीर चक्र पाने वाले वो पहले इंसान बने, मतलब फर्स्ट रेसिपिएंट बने। और ये जो सम्मान होता है ना, ये उनको मरने के बाद दिया गया, उनके इनक्रेडिबल करेज और इनके सबसे बड़े सेक्रीफाइस के लिए, और इतिहास में इनका नाम हमेशा के लिए शामिल हो गया। तो आपने देखा कि मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि असली वैल्यूज़ और डिस्पोजिशन सिर्फ बुक्स में नहीं होती, बल्कि मुश्किल समय में हमारे डिसीजंस, हमारी करेज में झलकता है। उनकी उम्र बहुत कम थी, 24 साल इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज टू डू समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन उनका बलिदान काफ़ी इनक्रेडिबल है। वो हमें हमेशा यही संदेश देते हैं कि कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। तो देखिए ये इनका फ़ोटो है, कितनी छोटी उम्र में थे ये इनका साइटेशन है जो इन्हें ये मिला था ना, मेजर सोमनाथ शर्मा पीवीसी सब्जेक्ट ऑनर्स एंड अवार्ड है विद आई एम फॉरवर्डिंग द फॉलोइंग नेम्स ऑफ एन इमीडिएट अवार्ड फॉर पर्सनल करेज एंड ब्रेवरी। देखिए इनके नाम है ये, और देखिए इनका साइटेशन में पूरा लिखा गया है। आप अपनी बुक में इसको पढ़ सकते हैं कि ऑन लैंडिंग इन श्रीनगर फिर मेजर एस एन शर्मा डी कॉय द डिस्पैच। थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा, बुक में ये पढ़ने में आएगा, पूरा डिटेल में लिखा गया है कि कितने कितने क्या लोग थे, कैसे क्या हुआ। सो काफ़ी इंस्पायरिंग है ये, इनका कैरेक्टर काफ़ी इंस्पायरिंग है। देखिए पूरा डेट डिटेल में लिखा है, डेट एंड प्लेस कनेक्शन 3 नवंबर 1947 बर्डगांव विलेज। और ये लेफ्टिनेंट कर्नल के इस पर साइन है, बटालियन 4 कुमाऊं रेजिमेंट। इनका नाम है एम एन खन्ना, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। So we have delved into how the event of 3rd November 1947 played out. It is also worth knowing more about the early life of Major Somnath Sharma and the event that led him to make the ultimate sacrifice for the nation। तो हमने देखा कि 3rd नवंबर 1947 को क्या क्या हुआ, कितने इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए। और अब ज़रूरी है कि हम मेजर सोमनाथ शर्मा की शुरुआती जीवन, मतलब उनकी जो पहले की जो लाइफ थी, अर्ली लाइफ, और उनकी सिचुएशंस को भी जानें जिन्होंने उनको ये राह दिखाई, मतलब उनकी ऐसी सिचुएशन, उनकी परिस्थितियों को भी जाने जिन्होंने उन्हें राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करने की राह दिखाई। मतलब उनकी वीरता सिर्फ उस एक दिन की कहानी नहीं है। अगर हम उनकी वीरता की बात कर रहे हैं, उनके इनकरेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, सिर्फ 3 नवंबर 1947 की कहानी नहीं है ये पूरी लाइफ की कहानी है उनकी, मतलब बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी ने उन्हें एक ऐसा हीरो बनाया। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। Born on 31st January 1923 in the picturesque town of Dad in Kangra, Himachal Pradesh, Somnath Sharma belonged to a family with rich military legacy। अब 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में, कांगड़ा जिले के सुंदरनगर डड, एक सुंदरनगर नाम की जगह है जिसका नाम है डड, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। मतलब इनका जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा विलेज के डड में ये पैदा हुए। और सोमनाथ शर्मा एक ऐसी फैमिली से थे जहाँ पर मिलिट्री ज्वाइन करना, फोर्स मतलब आर्मी ज्वाइन करना लेगेसी थी, मतलब परंपरा थी, रिच मिलिट्री लेगेसी थी, बहुत ही मतलब सेना में शामिल होना इनका परंपरा था, और बहुत ही समृद्ध, कहते हैं ना रिच मिलिट्री लेगेसी थी। मतलब इनके ख़ानदान की, इनकी फैमिली की बहुत बड़ी परंपरा थी कि सब बच्चे, सब बड़े, मतलब सभी बच्चे जब अपना करियर, अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो वो आर्मी में जाते हैं। हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा हैड सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन। Young Somnath was also deeply inspired by the valorous tales of Mahabharata imparted to him by his grandfather। अब क्या था कि जो उनके फादर थे मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, इन्होंने भी देश की काफ़ी निष्ठा से सेवा की थी। और वहीं जो उनके दादाजी थे वो महाभारत की वीरता भरी कहानियाँ सुनाकर छोटे से सोमनाथ को, जब सोमनाथ बहुत छोटे से थे, उनको इंस्पायर करते थे। मतलब वो महाभारत के वॉरियर्स, ग्रेट वॉरियर्स जैसे अर्जुन, अभिमन्यु, कर्ण
और भी बहुत सारे जो अच्छे अच्छे वॉरियर्स थे, उनकी कहानियाँ सुना के वो उनको मतलब मोटिवेट करते थे। मतलब घर से ही उन्हें डिसिप्लिन और वैल्यूरस जो मतलब वीरता की दोहरी प्रेरणा मिली। मतलब कर्म से तो वो पिता जैसे हो गए, अपने काम से वो अमरनाथ शर्मा जैसे हुए कि उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। और बाय बाय रिलीजन वो अपने दादाजी जैसे हुए कि दादाजी ने उन्हें महाभारत की वेलिडस टेल्स बताई तो उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। फ्रॉम हिज अर्ली एजुकेशन एट शेरवुड कॉलेज नैनीताल टू हिज रिगोरस ट्रेनिंग एट रॉयल मिलिट्री कॉलेज सेंथर्स्ट, मेजर सोमनाथ शर्मा's लाइफ वॉज अ टेस्टमेंट टू डिसिप्लिन डेडिकेशन। अब नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई की, फिर इंग्लैंड के रॉयल मिलिट्री कॉलेज सेंट हर्स्ट में इन्होंने अपनी मतलब काफ़ी टफ ट्रेनिंग की। मतलब सोमनाथ शर्मा का पूरा जीवन डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस के का एग्जाम्पल है। मतलब छोटी सी उम्र में उनका गोल बिल्कुल क्लियर था कि वो देश की सेवा करनी है। Commissioned into the 8th Battalion, 19th Hyderabad Regiment in 1942, he served with distinction during World War II in the Arakan campaign in Burma, earning mentions in the dispatches for his bravery. अब 1942 में जो 8th बटालियन थी, मतलब 19th हैदराबाद रेजिमेंट में कमीशन हुए थे वो, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी बर्मा में अराकन अभियान में वो मतलब अराकन कैंपेन में वो बहुत बहादुरी से लड़े। उनकी वीरता के लिए उनको काफ़ी सारे डिस्पैचेस में उनका नाम शामिल किया गया। मतलब वो डिस्पैचेस होते हैं, कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती है मिलिट्री अफेयर्स में, तो वहाँ पर इनका शामिल किया गया। मतलब 24 साल की उम्र से पहले ही वो एक इंटरनेशनल लेवल पे वो अपनी ब्रेवरी को साबित कर चुके थे। However, it was during Indo-Pakistan War of 1947 to 1948, particularly in the Battle of Budgam, um, the legacy of मेजर सोमनाथ शर्मा was truly forged। अब लेकिन असली पहचान तो उन्हें 1947 से लेकर 1948 तक जो इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई, बैटल हुई, खासकर बडगाम की लड़ाई, बडगाम का जो बैटल था उसमें, वहाँ उनको ज़्यादा मतलब उनको वहाँ पहचान ज़्यादा मिली। मतलब यहीं से वो एक हीरो बन गए, एक अमर नायक बन गए, राइट। द लाइफ एंड सेक्रीफाइस ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एम्बॉडी द हाइएस्ट आइडियाज़ ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड पेट्रोटिज्म। अब मेजर सोमनाथ शर्मा का जो पूरी लाइफ थी और जो उनका सेक्रीफाइस था, उनकी जो ड्यूटी थी और मतलब ऑनर और देशभक्ति, वो ऐसे ही बड़े बड़े हाईएस्ट आइडियल्स पर चल रहे थे। मतलब वो बचपन से ही मतलब पूरी लाइफ वो एक ही चीज़ सीखते रहे, सेक्रीफाइस, ड्यूटी, ऑनर, पेट्रोटिज्म। ये कुछ शब्द इनकी लाइफ में पूरी तरह से छाए हुए थे, राइट। He has been a source of inspiration for soldiers and citizens alike. Most importantly, his story is a reminder of the sacrifice made by the countless men and women in defense of the motherland and highlights a profound sense of duty that inspired them. So वो सिर्फ सैनिकों के लिए ही नहीं बल्कि जो आम लोग हैं, जो सोल्जर्स नहीं हैं, उनके लिए भी वो काफ़ी इंस्पिरेशन का सोर्स रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अपनी मदरलैंड की रक्षा के लिए बहुत सारे मतलब काउंटलेस मेन एंड वुमेन ने बलिदान दिया है। उनकी लाइफ ये बताती है कि सच्चा कर्तव्य भाव, मतलब बिल्कुल एक्चुअल प्रोफाउंड सेंस ऑफ ड्यूटी जो है, वो किस तरह इंसान को अमर बना देती है। उनकी कहानी पर्सनालिटी नहीं, मतलब पर्सनल नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए देशभक्ति और त्याग का प्रतीक है, राइट। ये देखिए इनके नाम का ये वो है पोस्टल सर्विस, ये पोस्टल कार्ड बना हुआ है इनके नाम का, राइट। अब ये देखिए ये साइटेशन ये थोड़ा सा सही लिखा है, आप इसको पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। पूरा ये सिचुएशन दिया हुआ, देखिए 1100 आवर्स तक ये लोग लड़ते रहे, बहुत बड़ी बात है। और देखो पूरा लिखा हुआ है कि कैसे ये शहीद हुए, ये इनके हाथ में प्लास्टर था, फिर भी ये मैगजीन्स फाइल कर रहे थे, मशीन गन्स को इशू कर रहे थे, तब इनको मार दिया गया। बहुत अच्छा है लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा इसको अपनी बुक में, या यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए ये इनका नाम भी लिखा हुआ है, ये ऑनर वॉल है विद द नेम्स ऑफ ब्रेव हार्ट्स एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। यहाँ इनका नाम लिखा गया है,
इनको मेडल ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये देखिए इनके नाम के आगे लिखा है PVC। ये वीर चक्र है, VRC लिखा हुआ है। चलिए ये पढ़ते हैं। In the quiet of the Kashmir Valley, where the echoes of D Company's battle with infiltrators have long since faded, the story of Major Somnath Sharma remains a beacon of courage and sacrifice. तो कश्मीर की घाटी में, शांति में, जहाँ कभी डी कंपनी की लड़ाई की गूंज सुनाई देती थी, आज भी मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी वहाँ पर उनकी कहानी साहस और बलिदान की एक मशाल बनकर जलती रहती है। मतलब समय बीत गया लेकिन उनकी वीरता आज भी सबको राह दिखाती है। His valor ensured that the tricolour would continue to fly over Srinagar and his name is forever etched in the golden pages of India's military history. अब उनकी इस करेज ने, ब्रेवरी ने ये कंफर्म कर दिया कि श्रीनगर पर हमेशा तिरंगा यानी कि ट्री कलर, जिनके हमारे देश का झंडा लहराता रहेगा। उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए भारत के जो मिलिट्री हिस्ट्री है, इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री के गोल्डन पेजेस में लिखा जा चुका है। मतलब उनकी ये उनका ये जो ब्रेवरी है सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि भारत की ग्लोरी की, भारत की डिग्निटी की भी यहाँ पे इन्होंने रक्षा की है। द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा स्टैंड्स एज पोइग्नेंट, मतलब इमोशनल एंड सैड रिमाइंडर ऑफ प्राइस ऑफ फ्रीडम एंड एंड्योरिंग स्पिरिट ऑफ दोज हु फॉट टू प्रोटेक्ट इट। मेजर सोमनाथ शर्मा जी का जो लाइफ था और उनकी जो लेगेसी हमें मिलती है, वो हमें एक बहुत ही इमोशनल और सैड संदेश भी देती है कि फ्रीडम की कीमत बहुत बड़ी होती है और उसे बचाने वालों के भावना जो होती है वो हमेशा, मतलब एंड्योरिंग स्पिरिट से हमेशा जलती रहती है। मतलब ये जो है ये थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट है जो हमारे दिल को छू जाता है। हम बहुत दुखी भी हुए थे उस समय, मतलब हमारे देश के लोग, हम तो उस समय थे ही नहीं, हमारे देश के लोग उस समय बहुत दुखी हुए थे कि हमने एक ऐसे वीर जवान को खो दिया। लेकिन साथ ही साथ हमें गर्व भी था कि हमारे देश में ऐसे वीर जवान हैं और हमेशा रहेंगे, आने वाले समय में भी रहेंगे, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, अपने देश के प्राइड के लिए हमेशा अपनी जान को सेक्रीफाइस करने में एक मिनट नहीं सोचेंगे और हम दुश्मनों को हमेशा हराएंगे। His story marked by selfless and bravery will continue to inspire and guide generations to come, ensuring that his sacrifice is never to be forgotten. अब उनकी कहानी जो काफ़ी सेल्फलेस और ब्रेवरी का मतलब मार्क करती है और वो आने वाली जनरेशन्स को भी यही प्रेरणा देती रहेगी, यही मोटिवेशन देती रहेगी और यही कंफर्म करती रहेगी कि उनका वो बलिदान हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। मतलब ये सिर्फ हिस्ट्री के ही हीरो नहीं है बल्कि फ्यूचर के भी हीरो हैं। हिज नेम इज़ एच्ड इन ऑन द ऑनर वॉल ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए मेडल ऑफ ऑनर है, बाकी ये हमारा वंदे मातरम सॉन्ग लिखा हुआ है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि असली वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशन देश के लिए जीने और मरने में छिपा है। उनकी वीरता हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि फ्रीडम कभी फ्री में नहीं मिलती है, ये तो शहीदों के ब्लड से सींची जाती है, राइट। अब हम इस यूनिट का, हमने स्टोरी पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे पोएम समबडीज़ मदर। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसका डीप मीनिंग समझते हैं। तो दिस इज़ द पोएम। ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है ये, नहीं बड़ी तो है, चलिए पढ़ते हैं इसको। सो दिस पोएम समबडीज़ मदर विच इज़ रिटन बाय मैरी डॉ ब्राइन, एक हार्ट टचिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में है जो कि एक बहुत ही पोलाइट बिहेवियर, संवेदन और इंसानियत की ताकत को दिखाती है। ये पोएम हमें ये सिखाती है कि छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। पोएम की कहानी में एक ओल्ड वुमेन है जो काफ़ी कमज़ोर भी है, उसके कैरेक्टर के अराउंड ये पोएम घूमती है, जो दूसरों की मदद के लिए अपनी कुछ पावर्स का यूज़ करती है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। यानी यहाँ पर मैरी डॉ ब्राइन ने पिटी, इंसानियत, संवेदना और मॉरल वैल्यूज़ की ब्यूटी को हाईलाइट किया गया है। तो ये पोएम स्टूडेंट्स को एम्पैथेटिक और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने के लिए मोटिवेट करती है और बताती है कि हमेशा दूसरों की मदद करना
हमारी छोटी सी जिम्मेदारी है। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका डीप मीनिंग समझते हैं। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। मतलब यहाँ पोएट हमें बताती हैं कि ये जो औरत है ये बहुत ही ओल्ड है, इसके जो कपड़े हैं काफ़ी रैग्ड है, मतलब फटे हुए हैं, और ये ग्रे है, मतलब ये काफ़ी बेहाल है, काफ़ी बूढ़ी है ये। एंड बेंड विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। मतलब ये ठंड और उम्र की वजह से बेंड हो गई है, इनकी कमर झुक गई। देखो जैसे दिख रहा है ना हमें, जो ज़्यादातर जो ओल्ड लोग होते हैं, ओल्ड लोगों का ना एक टाइम के बाद जब उनकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनकी जो स्पाइन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, वो ना थोड़ी झुक जाती है। तो ठंड और उम्र की वजह से इनकी जो स्पाइन है वो थोड़ी सी झुक गई है, जो उनकी कमज़ोरी को दिखाती है। द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो। मतलब सड़क पर देखिए अभी बहुत ही रिसेंट स्नो से ये पूरा कवर्ड है, भीगा हुआ है। मतलब सड़क पर एकदम नई बर्फ़ गिरी हुई है, मतलब स्नोफॉल बहुत ही रिसेंट हुआ है। और ये जो रोड पर, मतलब जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट पर नई बर्फीली बर्फ़ के कारण पानी और हल्की चिपचिपानेस, मतलब थोड़ा मॉइस्ट फील हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल न्यू, बिल्कुल फ्रेशली स्नोफॉल हुआ है। एंड द वुमेंस फीट वर एज्ड एंड स्लो। और ये जो औरत हैं, इनकी जो लेडी हैं, इनके पैर काफ़ी एज्ड हैं, और एज की वजह से ये थोड़े से स्लो हो गए। मतलब इनके पैरों की चाल जो है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो गई है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो वो धीरे धीरे चल रही है, कोई जल्दी नहीं है। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिड द थ्रोंग। अब वो, और जो ये लेडी है, वुमन जो है, वो सड़क के क्रॉसिंग पर खड़ी है। मतलब सड़क क्रॉस करने के लिए ना ये खड़ी हैं और वेट कर रही हैं ये कि कब रोड थोड़ा खाली हो तो ये रोड क्रॉस करें, क्योंकि ये तो धीरे धीरे रोड क्रॉस करेंगी, तो रोड पूरा खाली होगा, ये जब ही रोड क्रॉस करें तो ज़्यादा अच्छा है। अलोन अनकेयर्ड फॉर एमिड द थ्रोंग। मतलब वो बिल्कुल अकेली हैं और उनका कोई ध्यान नहीं रखता है, अनकेयर्ड है, कोई उनको केयर नहीं करता। अमिड द थ्रोंग मतलब भीड़ में, बिल्कुल भीड़ के बीच में बिल्कुल अकेली है, कोई उनका ध्यान नहीं रख रहा है। देखो ये बच्चे खड़े हैं, ये भी इनको हेल्प नहीं कर रहे कि ये इनको रोड क्रॉस करा दें। काफ़ी अनकेयर्ड हैं, जबकि इस एज में केयर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम काफ़ी अकेले हो चुके होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी मतलब बहुत रेयर ही रह रहे होते हैं, प्लस बॉडी बहुत ही वीक हो गई होती है, शरीर काफ़ी वीक और बूढ़ा हो गया होता है, तो इस समय तो केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर इन पर देखिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास बाय हर बाय। मतलब जो लोग उनके पास से गुजर रहे हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। नॉर ही डिड द ग्लैंस ऑफ हर एंशियस आइज़। और उनकी, मतलब उनकी जो नज़रें हैं, लेडी की जो नज़रें हैं वो काफ़ी एंशियस है, तो उनकी इन एंशियस नज़रों को भी कोई नहीं देख रहा, कोई भी समझ नहीं रहा उन्हें, कोई उन्हें हेल्प नहीं कर रहा। डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड शाउट। मतलब सड़क सड़क पर बच्चे जो हैं, ये बच्चे देखिए, ये खुशी से हंसते खेलते हुए आ रहे हैं। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। बच्चे ना खुश होते हैं स्कूल के टाइम, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है ना दोपहर में, तो बच्चों के ना मन में इतनी खुशी से आ जाती है जैसे कोई जेल से छूट कर आए हैं। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि स्कूल ख़त्म हो गया है और वो मस्ती कर रहे हैं, तो स्कूल से छुट कर आए हैं, मतलब बिल्कुल जैसे कहीं जेल से छुट कर आए हैं। केम द बॉयज़ लाइक अ फ्लॉक और शेप। अब बच्चे जो हैं, मतलब ये जो लड़के हैं, ये फ्लॉक की तरह आ रहे हैं, जैसे शिप का फ्लॉक होता है ना, ये एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, कलेक्टिव नाउन। तो फ्लॉक और शिप मतलब जैसे भेड़ों का झुंड होता है ना, बिल्कुल ऐसे झुंड में ये बच्चे भी आ रहे हैं, लड़के भी आ रहे हैं। और हीलिंग द स्नो पाइल वाइट एंड डीप। और वो बर्फ़ की वाइटनेस और गहराई को देखकर खुशी से चिल्ला रहे हैं, मतलब वो स्नोफॉल को इंजॉय कर रहे हैं। पास द वुमन सो ओल्ड एंड ग्रे। मतलब बच्चे उस बूढ़ी और कमज़ोर औरत के पास से गुजर रहे हैं। हेस्टेन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे। अब बच्चे जल्दी में अपने रास्ते पर जा रहे हैं और वो भी उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं। नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर। मतलब किसी ने उसकी मदद नहीं की। सो मीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टर। औरत बहुत ही मतलब बहुत ही मीक है, बहुत ही टिमिड है, और बहुत ही मतलब वो बहुत डरी हुई सी भी है, बहुत ही विनम्र है, बहुत ही वीक भी है। शायद इसी वजह से वो थोड़ी डरी भी है, इस वजह से वो ज़्यादा हिल नहीं रही अपनी जगह से, धीरे धीरे चल रही है ना। लेस द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट।
अब वो डर रही है, मतलब वो डरी हुई क्यों है, वीक तो वो है लेकिन वो डरी हुई क्यों है, टिमिड क्यों है, अफ्रेड क्यों है, उसका रीज़न है। वो डर रही थी कि गाड़ी के पहिए या घोड़े के पैरों से चोट ना पहुंचा दे, क्योंकि यहाँ उसको रोड क्रॉस करना और वो अकेली है। उसको डर है कि मैं धीरे धीरे जब तक रोड क्रॉस करूँगी कहीं बीच में कोई कैरेज ना आ जाए, कोई घोड़ा मुझे चोट ना पहुंचा दे, या कोई कैरेज का व्हील मुझ पे ना चढ़ जाए, तो उसको डर लग रहा है, राइट। शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। अब उसे ये भी डर है कि जो स्नोफॉल हुआ है इससे, जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा स्नोफॉल हुआ है इससे क्या हुआ है कि ना जो स्ट्रीट है वो थोड़ी स्लिपरी हो गई, फिसलने वाला फ्लोर हो गया। तो उसको ये भी डर है कि कहीं वो फिसल ना जाए, फिसलेगी तो बहुत ज़ोर से लगेगी, मतलब बर्फीली सड़क पे वो गिर ना जाए। एट लास्ट केम वन ऑफ द मेरी ट्रूप। अब एंड में बच्चों के झुंड में से एक बच्चा, मतलब काफ़ी खुश मिजाज, मेरी ट्रूप मतलब खुश मिजाज बच्चा आता है। द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप। गे का मतलब होता है हैप्पी, तो सबसे ज़्यादा हैप्पी, मतलब जो सबसे ज़्यादा हंसमुख और खुश बच्चा है वो आता है उस ग्रुप में से। ही पोस्ट बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो। अब वो उसके पास आकर रुकता है और धीरे से कहता है, मतलब विस्पर्ड करता है, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ़ यू विश टू गो। बच्चा बहुत प्यार से कहता है कि मैं आपको सड़क पार करने में मदद करूँगा अगर आप चाहें तो, मतलब अगर आपको सड़क पार करनी तो मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो आपने यहाँ तक देखा कि पोएम में पोएट जो है उन्होंने एक बूढ़ी सी औरत की अकेलेपन और उसकी कमज़ोरी को दिखाया है। बच्चे शुरू में मदद नहीं करते, लेकिन फिर एक इन्हीं में से एक दयालु बच्चा उसकी मदद करने आ जाता है, और ये हमें पिटीफुल और ह्यूमैनिटी का इम्पोर्टेंस सिखाता है। चलिए आगे आगे का पढ़ते हैं। Her aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm. अब बूढ़ी औरत ने अपना कमज़ोर सा हाथ उस छोटे बच्चे के मजबूत हाथ में पकड़ा दिया। बच्चा ध्यान रखता है कि कहीं वो ज़ोर से ना पकड़ ले तो उस बूढ़ी औरत को चोट नहीं लगे, और धीरे धीरे सड़क पार कराता है। तो वो उसका हाथ बहुत ही आराम से पकड़ता है ताकि उसको हर्ट ना हो, हार्म ना हो, और धीरे धीरे उसको सड़क पार कराता है। ही गाइडेड द ट्रेमलिंग फीट अलॉन्ग प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। अब बच्चा उसकी काँप रहे पैरों को संभालता है और उसे अपनी मजबूती, अपनी फर्मनेस, क्योंकि वो तो भी यंग है ना बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा यंग है, तो उसको वो ये फील कराता है कि भाई मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मैं तो बहुत मजबूत हूँ और उसमें मुझे बहुत गर्व है, और मैं ताकतवर हूँ, मैं फर्म हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इसी वजह से देखो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। अब बच्चा जब मदद कर लेता है, रोड क्रॉस करा देता है उस बूढ़ी औरत को, उसका मदद करने के बाद वो अपने दोस्तों के पास लौट जाता है और उसका दिल खुश और काफ़ी वेल कंटेंट है। कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड है, मतलब उसका दिल बहुत खुश है कि उसने अभी किसी ज़रूरतमंद की हेल्प की और बहुत अच्छे से हेल्प की, बहुत ही केयरफुली हेल्प की है उसने, केयर करते हुए, बिना हार्म किए, बिना हर्ट किए। तो उस बच्चे को बहुत खुशी है और उसका दिल खुश और काफ़ी संतुष्ट है। कंटेंट है मतलब सेटिस्फाइड है, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया है। शी इज़ समबडीज़ मदर बॉयज़ यू नो फॉर ऑल शी हैज़ एज एंड पुअर एंड स्लो। अब बच्चा अपने दोस्तों को समझाता है कि ये जो औरत है हमारी माँ तो नहीं, लेकिन वो किसी की माँ है, और वो पोएम का नाम भी ना समबडीज़ मदर। वो कहता है कि मतलब अपने दोस्तों को समझाता है कि ये औरत किसी की माँ है, और चाहे वो बूढ़ी है, गरीब है, धीरे धीरे चल रही है, स्लो है, फिर भी वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है और हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। अब वो कहता है कि मतलब उसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि जब उसकी माँ भी इस तरह कभी मुश्किल में हो और वो वहाँ ना हो, जैसे इसके बच्चे भी होंगे ही, लेकिन अभी इसके बच्चे इसके पास नहीं थे, बेचारी अकेले रोड क्रॉस कर रही थी। तो ये कहता है कि जब मैं अपनी माँ के पास नहीं हूँ और उस समय, मतलब वो चाहता है कि कभी मेरी माँ जब ऐसी मुश्किल में हो तो कोई ऐसे उनकी मदद करे, मतलब कोई फेलो आए और वो भी मेरी माँ को हाथ दे और अपना मतलब मेरी माँ को हेल्प करे। इफ़ एवर शी इज़ पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे व्हेन हर ओन डियर बॉय इज़ फार अवे। वो कहती कि अगर कभी उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो जाएगी, मतलब ये बच्चा जो है अपनी माँ के लिए कह रहा है कि जब कभी उसकी माँ खुद भी बूढ़ी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और उससे दूर होगी अगर सपोज़, तो कोई दयालु इंसान आकर, कोई डियर बॉय आकर, जैसे आज इसने इसकी हेल्प की ना बूढ़ी औरत की, ऐसे कोई और दयालु इंसान आकर उनकी मदद करे, मतलब वो ये होप कर रहा है। एंड समबडीज़ मदर वुड लो हर हेड इन हर होम दैट नाइट दैट प्रेयर शी सेड। अब जो ये बूढ़ी औरत है अपने घर में पहुंच गई आराम से, अब वो सिर झुकाकर ध्यान कर रही है और शुक्रिया करती है।
प्रे करती है, और वो इस बच्चे के लिए भी प्रे करती है। वो कहती है, वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु इज़ समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय। ये भी देखिए सेम बात की है। वो उसने दुआ की कि भगवान उस नोबल बच्चे, उस प्यारे बच्चे को खुश रखे जो किसी का बेटा है, किसी, और वो सबका गर्व और खुशी का कारण है। तो वो भी उसके लिए प्रे कर रही है। जैसे उसने बोला था ना कि ये किसी की मदर है, ऐसे कभी मेरी मदर इस सिचुएशन में हो तो कोई उनको हेल्प करे, ऐसे ये इसके लिए प्रे कर रही है कि भगवान उस बच्चे को, प्यारे बच्चे को हमेशा खुश रखे जो किसी का बेटा है, किसी का गर्व है, किसी का जॉय है। तो इस पोएम में हमने देखा कि काफ़ी दया और एम्पैथेटिक होने की, मतलब पिटी एंड एम्पैथी होने की इम्पोर्टेंस सिखाई गई है। हमें ये बताया गया है कि छोटी सी मदद और छोटे से मैनर्स से किसी के दिन हम बदल सकते हैं। बच्चा जो औरत की मदद करता है वो इंसानियत और मॉरल वैल्यूज़ का सिंबल है, और हमें भी समझदारी और दया से जीने की मोटिवेशन ये देता है, राइट। सो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अभी इस यूनिट में एक स्टोरी और है, क्योंकि क्लास ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आई थिंक कि हमें वो सेक्शन को नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देना चाहिए। सो आज हमने काफ़ी अच्छी पोएम और काफ़ी अच्छा चैप्टर पढ़ा, एंड दिस पोएम एक्चुअली ब्यूटिफुली हाईलाइट्स द पावर ऑफ her kindness, empathy and human compassion through the story of an aged helpless woman and thoughtful young boy, Mary Dow Bryant reminds us कि छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े डिफरेंसेस ला सकते हैं किसी की लाइफ में। तो दिस पोएम encourages us to be aware of others' struggle, offer help whenever possible and treat anyone with dignity, because every person, young or old, is somebody's mother or somebody's son or child. So it's a timeless lesson in compassion, humanity. तो moral यही है इस पोएम का कि always be kind and helpful to others, no matter how small the acts may seem. तो चलिए इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के लिए, इसी यूनिट 2 के नेक्स्ट सेक्शन के लिए नई क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।